तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका इजी लर्निंग की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़, जिसमें हम 3 नंबर के क्वेश्चन के आंसर्स कैसे लिखे जाएंगे बोर्ड में ये देखेंगे। 5 सैम्पल पेपर हैं जिसको मैं एक ही साथ कंप्लीट कराऊंगा। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए ताकि वो लोग भी बोर्ड में आंसर राइटिंग सही कर आ सकें। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, हमें बताना है जलियांवाला बाग के इंसिडेंट के इम्पैक्ट क्या पड़े थे। 3 पॉइंट में डायरेक्ट आंसर देखिए। एक, जो क्राउड थी वो सड़कों पर आ गई थी। दूसरा, स्ट्राइक, क्लैशेज और अटैक्स होने लगे गवर्नमेंट बिल्डिंग पर पुलिस के साथ में। रियलाइजेशन ऑफ नेशनल लेवल मूवमेंट्स, अब ये रियलाइज़ किया इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ने कि इस समय पर एक नेशन लेवल पर यानी पूरा नेशन वाइड एक मूवमेंट शुरू करने की ज़रूरत है अंग्रेज़ों के खिलाफ। अगला क्वेश्चन है 3 लोकल इश्यूज़ जिन पर गांधी जी ने अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करा। तो 3 कौन से लोकल इशू थे? पहला, चंपारण सत्याग्रह, इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट में किया गया। खेड़ा सत्याग्रह, जो रेवेन्यू डिमांड की जा रही थी किसानों से, जबकि फसल बर्बाद हो चुकी थी तो किसान थे वो अपना टैक्स देने के लिए सक्षम नहीं थे, उसके अगेंस्ट करा। और तीसरा, अहमदाबाद में जो मिल वर्कर्स थे वो बेटर वेजेस की डिमांड कर रहे थे, उसके अगेंस्ट में सत्याग्रह शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सेक्टर में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पाई जाती हैं? तो आंसर है इसका टर्शरी सेक्टर। अब इस 3 रीज़न बताने हैं कि क्यों ये टर्शरी सेक्टर बढ़ता जा रहा है। तो पहला, असेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है जैसे हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा, ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को कॉम्प्लीमेंट करता है। डिग्री लिखना है, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर है, ये इसको कॉम्प्लीमेंट करता है, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी की ग्रोथ के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा, राइज इन डिमांड विद राइज इन इनकम, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे लोग टूरिज्म, ट्रैवल, ठीक है, एंटरटेनमेंट जैसी सर्विसेज की डिमांड बढ़ाते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है सॉरी बच्चों, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है? देखिए, ये अलग अलग देशों में ऑपरेशंस करती हैं, यानी प्रोडक्शन की जो अलग अलग स्टेजेस हैं अलग अलग देशों में की जाती है। टेक्नोलॉजी को आउटसोर्स किया जाता है ताकि कॉस्ट को कट किया जा सके। एमएनसीज की वजह से जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बढ़ती है और कस्टमर्स के सामने अलग अलग तरीके के गुड्स अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड और कैपिटल फ्लो को बढ़ावा देने में मदद करती है, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है। एक देश का इंटरेक्शन दूसरे देश से बढ़ जाता है। रोड ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में रेलवे के लिए कॉम्पिटिटिव ना होकर कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो पूरा करने वाला है, उसको सपोर्ट करने वाला है, इसको समझाना है। तो देखो कैसे, जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है डोर टू डोर सर्विस देता है, लोडिंग और अनलोडिंग कहीं पर भी की जा सकती है और इससे ट्रांसपोर्टेशन की स्पीड बढ़ जाती है। इस बेसिस पर रोड ट्रांसपोर्टेशन रेलवे का कॉम्पिटिटर ना होकर उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। क्योंकि रेलवे से हर जगह पर नहीं पहुँच सकते ना, अब किसी के घर तो नहीं जा सकते। जैसे मुझे यहाँ से मान के चलो कहीं जाना है आगरा, तो मैं यहाँ से ट्रेन से आगरा तो चला जाऊँगा, लेकिन आगरा में जिसके भी घर पे जाना पड़ेगा वह जाऊँगा तो रोडवेज से ना। अगला क्वेश्चन, डुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या है फेडरलिज्म के, यानी फेडरल सिस्टम के डुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ये बताने हैं। पहला, ये देश की यूनिटी को प्रमोट और सेफगार्ड करने का काम करता है। दूसरा, जितनी भी तरीके की डाइवर्सिटीज़ हैं देश में उन सबको अकोमोडेट करता है, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो, चाहे वो कल्चरल हो, एथनिक हो, उन सबको अकोमोडेट रखता है। तीसरा, लोगों के म्यूचुअल ट्रस्ट को बनाता है, उनके बीच में एग्रीमेंट बनाए रखता है कि वो सब लोग मिलकर एक साथ रहें। देखो, ये सैम्पल पेपर 1 ख़त्म हुआ। 5 क्वेश्चन थे 3 नंबर के, बहुत इजी पॉइंट्स में मैंने समझाने की कोशिश करी है कि आंसर राइटिंग कितनी आसान होगी, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसके अंदर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, आप एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन दे दो, एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन सफिशिएंट होगा, या आप इन्हीं पॉइंट्स को एक लाइन में कन्वर्ट कर दो, वो भी सफिशिएंट होगा। पूरे नंबर मिलेंगे इसमें आपको बिना किसी चिंता के। अब बताना है कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक्स सेकंड सैम्पल पेपर है, डिप्रेशन के इंडिया पर क्या असर पड़े थे, ठीक है। तो इंडिया पर हम असर की बात करते हैं। तो इंडिया में पहला असर, इंडिया में जो ट्रेड था, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट था, ये 50% से भी कम हो गया। प्राइसेस थे खासतौर पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के, वो बहुत तेज़ी से गिर गए और ऐसे में महात्मा गांधी जी को अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू कर सकते हैं इस अनरेस्ट के खिलाफ। तो ये इंडिया पे इम्पैक्ट थे। अगला, महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों शुरू करा, इस मूवमेंट ने देश को कैसे यूनाइट करा? तो शुरू क्यों करा? क्योंकि उन्होंने, गांधी जी ने लॉर्ड एडविन को एक चिट्ठी दी थी जिसमें 11 डिमांड्स थी टोटल, ठीक है। 11 डिमांड्स थी, 11 डिमांड, जिसमें सॉल्ट टैक्स को ख़त्म करने की भी डिमांड थी।
इसने कैसे पूरे देश को जोड़ा? पहला, ये नेशन वाइड मूवमेंट था। दूसरा, औरतों ने इसमें पहला ऐसा मूवमेंट जिसमें औरतों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करा। फॉरेन चीज़ों की, क्लॉथ्स आएगा यहाँ पे, ठीक है, फॉरेन क्लॉथ्स को बॉयकॉट किया गया और जितनी भी शराब की दुकानें थी उनकी पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग एक प्रोसेस है जिसमें रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है। तीसरा, जो बड़े बड़े किसान थे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खुल के सपोर्ट करना शुरू कर दिया। चौथा, देश भर में अलग अलग जो रेडिकल मूवमेंट्स चल रहे थे वो भी सिविल डिसोबीडियंस के साथ में जुड़ गए। अगला, आप कैसे कह सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों के फायदेमंद है? पहला, ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ेगी कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाएगा, एडवांस करेगा, जिससे प्राइसेस कम, मतलब कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी तो प्राइस कम हो जाएंगे और कंज्यूमर को सस्ती चीज़ें मार्केट में ज़्यादा बेटर क्वालिटी की मिल पाएंगी। दूसरा, ग्लोबलाइजेशन होगा तो मार्केट साइज बढ़ेगा। मार्केट साइज बढ़ेगा मतलब हम अपना सामान अपने देश में, दूसरे देश में या कहीं पर भी बेच सकते हैं। तीसरा, कंज्यूमर के सामने वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल होंगे और सर्विसेज अवेलेबल होंगी जिन्हें वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चुन सकता है। एनालाइज द टर्म सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? लेबर को सेक्स के बेसिस यानी जेंडर के बेसिस पर बांटना। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जिसमें ये माना जाता है कि जो औरतें होती हैं वो घर के काम के लिए बनी हुई हैं, घर के देख रेख को बनी हुई हैं, बच्चे संभालने को, जबकि आदमी घर के बाहर जाकर पैसे कमाएंगे, पेड जॉब्स करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों ड्यूटीज़ को बदल नहीं सकते, कि औरतें कमा नहीं सकती या आदमी घर का काम नहीं कर सकते। लेकिन इस सेक्शुअल डिवीजन ऑफ लेबर में ये माना जाता है कि आदमी घर का काम कर सकता है लेकिन करेगा नहीं, क्योंकि वो पैसे कमाने वाले काम करेगा। अगला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ब्रिटेन की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जो ब्रिटेन था वो दुनिया की सबसे बड़ी पावर थी, लेकिन ये जो क्राइसिस था 4 साल लंबा चला, जिसकी वजह से ब्रिटेन के जो प्रोड्यूसर्स थे उनको पता चल गया कि अब वो मार्केट को दोबारा से रिकैप्चर, यहाँ पर रिकैप्चर होगा, ठीक है, दोबारा से रिकैप्चर नहीं कर सकते। जिस तरीके से उन्होंने मार्केट को कवर कर रखा था अब दोबारा रिकवर नहीं किया जा सकता। दूसरा, ब्रिटेन को युद्ध लड़ने के लिए अमेरिका से बहुत ज़्यादा लोन लेना पड़ गया, तो उसके ऊपर डेट बर्डन बहुत बढ़ गया। तीसरा, ये कॉन्सेंट्रेटेड यहाँ का है, कॉन्ट्रैक्शन आएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्शन, यानी वहाँ पे जो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन था, इतने लंबे समय तक लोग युद्ध में थे, लेबर की कमी थी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन यूनिट्स बंद हो चुकी थी। युद्ध खत्म होने के बाद लोगों को अभी भी काफ़ी ज़्यादा चिंता बनी हुई थी और जो जॉब्स थी वो भी कंटिन्यू नहीं रह पा रही थी। ठीक है, तो प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था। क्या आप एग्री हो कि एग्रीकल्चर भारत में एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है? अनऑर्गेनाइज मतलब जिसमें सरकार के नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जाता। बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल हम फॉलो मानते हैं, एग्री करते हैं कि एग्रीकल्चर एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इंडिया में। क्यों? क्योंकि इसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट कैसे? जहाँ पर हमने फसल लगाई, हार्वेस्टिंग टाइम, ठीक है, सॉरी यहाँ पर आ गया सोइंग टाइम, इस टाइम पीरियड पर हम फसल काटेंगे, तो इन 2 टाइम पर तो लेबर को काम मिलेगा, लेकिन बीच के टाइम पे लेबर को कोई भी काम नहीं मिलेगा, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, खेत में ज़रूरत है 3 लोगों की, काम कर रहे हैं 6 लोग, तो इन जो एक्स्ट्रा 3 है इनकी कोई ज़रूरत है नहीं, काम करते दिख रहे हैं लेकिन काम का प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ रहा, तो इसमें डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी पाया जाता है, इसलिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है। तीसरा, यहाँ पर जो छोटे किसान होते हैं उन्हें इनपुट्स खरीदने के लिए इनफॉर्मल सोर्सेज जैसे मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स, दोस्तों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, जहाँ से बहुत हाई रेट्स पर इन्हें लोन मिलता है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर भारत में एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है। थर्ड सैम्पल पेपर, देखो बच्चों कितने आसान तरीके से, आपको लग रहा है ना अगर कुछ इजी हो रहा है आप बहुत जल्दी से पूरे सैम्पल पेपर के 5 सैम्पल पेपर सीख जाओगे 15 मिनट में, बस इतने आसान तरीके से करोगे। आंसर रीडिंग मिल रही है, एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना वीडियो पर, मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं कंटिन्यू एफर्ट्स कर सकूँ आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा कॉज है जो बेल्जियम में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के लिए कारण है? कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट थे क्यों? क्योंकि वहाँ पर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, यानी लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे, जिसमें एक फ्रेंच बोलने वाले और मेजोरिटी में डच बोलने वाले लोग थे। दूसरा, मेजोरिटी में तो डच थे यानी ज़्यादा संख्या में थे, लेकिन फिर भी पावर और पैसा फ्रांस के लोगों के हाथ में था। फ्रेंच आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, फ्रेंच लोगों के हाथ में था, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों के हाथ में था। ऐसी कंडीशन में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था और एजुकेशन थी वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच लोगों के लिए, ठीक है, फ्रेंच लोगों के लिए थी, जबकि डच लोग ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ना तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फ़ायदा था ना एजुकेशन का।
अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी चैप्टर का अगली केस स्टडी है कि श्रीलंका में श्रीलंकन तमिल्स और सिंहला के बीच में डिस्प्यूट के क्या कारण थे। कारण में सबसे पहला कारण तो ये था कि सरकार के द्वारा कई ऐसे मेजर्स लिए गए थे जिसमें तमिल कम्युनिटी को इग्नोर कर दिया गया था, जिसमें 1956 के चेंजेस ज़रूर याद रखना है, ठीक है। जैसे बुद्धिज़्म को नेशनल रिलीजन बना देना, सिंहला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देना। इसके अलावा तमिल लोगों को पॉलिटिकल राइट्स में भी डिस्क्रिमिनेट किया गया, उनको वहाँ पे भी भेदभाव मिला। तीसरा, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स थी और जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे एजुकेशन के, वहाँ पर भी सिंहला लोगों को प्रेफरेंस मिलने लगी। इस वजह से तमिल लोग एलियनाइजेशन की भावना भी रखते थे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल जाए कि वाई तमिल्स फील एलियनाइजेशन इन श्रीलंका, तब भी आंसर यही रहेगा। अब अगला क्वेश्चन है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है सीबीएसई में। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि लोगों के गोल्स अलग अलग होते हैं, डिपेंड करता है उनकी लाइफ कंडीशन पर। जैसे मान के चलो मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरा गोल रहेगा कि मेरा यूट्यूब चैनल बहुत बड़ा हो जाए, मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, होगा। आप स्टूडेंट हो, आप लोगों का गोल होगा कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत अच्छे हो जाएं, है ना, बोर्ड एग्ज़ाम हर साल ना हो, या एग्ज़ाम में आप टॉप कर जाओ। गोल्स अलग अलग होंगे, है ना। तो ये गोल्स डिपेंड करते हैं लाइफ कंडीशन पर, और एक बार ये सिचुएशन चेंज हो गई तो गोल्स भी चेंज हो जाएंगे। जैसे आपका पेपर बहुत अच्छा हो गया तो आपका गोल बन जाएगा मुझे डॉक्टर बनना है। मेरा चैनल मिलियन सब्सक्राइबर्स पे पहुंच जाएगा तो मेरा गोल हो जाएगा अब कुछ ऐसा काम करना है जिससे मैं सोसाइटी में चेंजेस ला सकूं, ठीक ना। एग्जाम्पल के लिए गांव में रहने वाले जो लड़के होते हैं वो बेटर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए शहर की तरफ आते हैं या जाना चाहते हैं, जबकि जो शहर में रहने वाले लड़के हैं वो ऐसी जगह पर नौकरी करना चाहते हैं जो ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो, जैसे अमेरिका जाना चाहते हैं, स्विट्ज़रलैंड या नॉर्वेज वगैरह। अब आते हैं इंडिया के क्रॉपिंग सीज़न में। भारत के कितने क्रॉपिंग सीज़न है? तो भारत में 3 क्रॉपिंग सीज़न आते हैं, राबी, खरीफ और जैद। राबी सीज़न की बात करें तो राबी सीज़न वो क्रॉप्स होती हैं जो ठंडों के समय लगाई जाती हैं। इनको उगने के लिए ठंड की ज़रूरत है और इन्हें काटा जाता है मार्च अप्रैल में, जिस समय पे ब्राइट सनशाइन हो ताकि इनके बीज पक सकें। तो वीट हो गया, जितने भी तिलहन यानी तेल देने वाले हैं सब इसी का पार्ट हो गए, जैसे सनफ्लावर हो गया, ठीक है, जितनी भी वो हो गए सारे के सारे तिल वाले, सीसम हो गई, सब इसी का पार्ट है। खरीफ में आते हैं तो खरीफ में ऐसी फसलें आती हैं जिन्हें बारिश के समय लगाया जाता है, जून जुलाई पे लगाते हैं और सितंबर अक्टूबर में काट लेते हैं। तो हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। क्या आती हैं? चावल हो गया, है ना, और दालें वगैरह हो गई, वो सब इसका पार्ट है। जैद तीसरा सीज़न है। जैद ऐसा सीज़न जो राबी फसल के कटने के बाद और खरीफ के लगने के बीच में लगाई जाती हैं, वो जैद में आती हैं। यहाँ पर सारी सब्जियाँ जैसे कि ककम्बर, ठीक है, और फ्रूट्स में जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये सब यहाँ पर उगाया जाता है, और वेजिटेबल्स भी सारी, ये जैद हो गए। अगला है इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन एक साथ चलने वाली प्रोसेस है, जस्टिफाई करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सही। देखो समझते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तो अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा। समझते हैं कैसे। लोग गाँव से शहर की तरफ जाते हैं, वो भी ऐसी जगह जहाँ पर इंडस्ट्रीज ज़्यादा हुई आ गए। जब गांव से शहर की तरफ लोग ज़्यादा आ जाएंगे, इंडस्ट्री वाले रीजन में लोग ज़्यादा आ जाएंगे, तो वहाँ हल्के हल्के करके वो शहर बढ़ना शुरू हो जाएगा, अर्बन सेंटर डेवलप हो जाएगा। अर्बन सेंटर डेवलप हो गया तो वहाँ फाइनेंशियल सर्विस मिलेंगी, मार्केट होगा, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगी, लेबर मिलेगी, तो वहाँ पर और इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी, और इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी तो और लोग आएंगे, और लोग आएंगे, शहर और बड़ा हो जाएगा। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन एक साथ चलने वाली प्रोसेस है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शहरों में कैसे स्लो डाउन हो गया, उसके 3 कारण बताने हैं। पहला, खादी कपड़ा था, बहुत महंगा था, गरीब लोग इसे खरीद नहीं सकते थे, इसीलिए उन लोगों ने खादी क्लॉथ को की जगह पर फॉरेन कपड़े का बॉयकॉट नहीं किया। दूसरा, कोई अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन अवेलेबल नहीं था। ऐसे वकील जिन्होंने कोर्ट छोड़ दिया था, ऐसे बच्चे जिन्होंने कॉलेजेस छोड़ दिए थे, सरकारी नौकरी छोड़ दी गई थी, उन लोगों के लिए हमारे नेशनल कोई भी इंस्टीट्यूट अवेलेबल नहीं थे जो उन लोगों को एंगेज कर पाते। तीसरा, जो यूथ पार्टिसिपेट कर रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाई थी, जिसकी वजह से कई जगहों पर वायलेंस भी देखा जा रहा था। चलिए सैम्पल पेपर नंबर 4 पर आते हैं। क्रेडिट नेगेटिव रोल प्ले करता है, इस स्टेटमेंट को समझाना है। तो बिल्कुल क्रेडिट नेगेटिव रोल प्ले भी करता है, इसकी वजह से रीपेमेंट का बर्डन बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें लोन की अमाउंट के साथ साथ उसके साथ इंटरेस्ट भी देना है। कभी कभी जब हम पहला लोन नहीं दे पाते, हार्वेस्ट ख़राब हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में डेट ट्रैप भी क्रिएट कर सकता है।
डेट ट्रैप मतलब आप जाल में फंस जाओगे लोन के, एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लोगे, दूसरे के लिए तीसरा, तीसरे के लिए चौथा, और लोन का एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाएगा सामने। इस सब की मजबूरी में आपको अपनी ज़मीन वगैरह यानी जो भी आपके एसेट्स हैं वो आपको बेचने पड़ सकते हैं। तो इस बेसिस पर जो क्रेडिट है वो नेगेटिव रोल भी प्ले करता है। 3 रीज़न बताने हैं कि बैंक और कोऑपरेटिव्स को अपनी लैंडिंग फैसिलिटी गाँव में बढ़ानी चाहिए क्यों, या शहर में बढ़ानी चाहिए क्यों। पहला, जो ये कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं फॉर्मल सेक्टर में आती हैं और सस्ते रेट पर लोन प्रोवाइड करती हैं। दूसरा, रूरल एरियाज़ में लोगों की डिपेंडेंसी इनफॉर्मल सेक्टर पर है, मनी लेंडर्स वगैरह पर, जो उनसे हाई रेट लेते हैं, उनका एक्सप्लोटेशन करते हैं, तो ये सब भी कम हो जाएगा। तीसरा, ये जब इनफॉर्मल सेक्टर वाले लोग यानी मनी लेंडर्स वगैरह जब इनका लोन वापस नहीं मिल रहा होता तो बहुत गलत तरीके का इस्तेमाल करते हैं, बेइज्जत करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैंक्स और कोऑपरेटिव्स अपने लोन को रिकवर लीगल वे से करते हैं, यानी जो भी कोलेटरल होगा उसे बेच के कर लेंगे। अगला, किस तरीके का फ्लैग डिज़ाइन किया गया था स्वदेशी मूवमेंट के लिए बंगाल को, तो वो था ट्राई कलर फ्लैग, तिरंगा झंडा था बेसिकली। कैसे तिरंगा, आज वाला तिरंगा नहीं था, रेड ग्रीन एंड येलो कलर का झंडा था, ठीक है, जिस पे 8 लोटस बने हुए थे। आप देख रहे होंगे इमेज में, ये 8 लोटस इंडिया के 8 प्रोविंसेस यानी उस समय के 8 स्टेट्स को डिफाइन करता है। और इस पे ये जो चांद दिख रहा है और तारे दिख रहे हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी को दिखाएगा। अगला इसी में पूछा है कि बताइए गांधी जी ने स्वराज में कौन सा झंडा इस्तेमाल किया था 1921 में। तो गांधी जी ने भी एक तिरंगा झंडा यूज़ करा था जिसमें रेड ग्रीन और वाइट था। ऊपर वाले झंडे में येलो है, यहाँ पे रेड ग्रीन एंड वाइट है। आप इमेज में देख रहे होगे सामने, इसमें देखिए आपको बीच में चरखा देखने को मिल रहा है। चरखा दिखा रहा है कि आप अपनी मदद खुद करोगे, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, आप अपनी मदद अपने आप से कर सकते हो। डेमोग्राफिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें डेमोग्राफी मतलब ये हमारी डेमोक्रेसी, सॉरी यहाँ पर डेमोक्रेसीज होगा, गलत लिखा हुआ है। डेमोक्रेसीज भी यहाँ पर रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाती हैं, ठीक है, उसमें सक्सेस उन्होंने गेन कर लिया, इसके बारे में जानते हैं। तो इसको कैसे, स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करेंगे, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमारे डेमोक्रेसीज में रेगुलर इलेक्शंस करवाए जाते हैं, हर एक व्यक्ति को अधिकार होता है वोट देने का, और हर एक के पास 1 वोट 1 राइट 1 वैल्यू, सॉरी 1 वोट 1 वैल्यू होती है, यानी हर एक के पास एक वोट होगा जिसकी एक ही वैल्यू होगी, चाहे आप अमीर हो या गरीब हो। इसके अलावा जब भी ज़रूरत पड़ती है तो लोगों का पार्टिसिपेशन कराया जाता है डिसीजन मेकिंग में भी, इसलिए डेमोग्राफीज इसमें भी सक्सेसफुल रही हैं। और ऐसे प्रोविज़न बताने हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 के अमेंडमेंट के बाद लाए गए। तो पहला कि मैंडेटरी लेवल पर इलेक्शंस कराए जाएंगे, यानी जो लोकल लेवल है, लोकल गवर्नमेंट है, उसके रेगुलर इलेक्शंस कराए जाएंगे रेगुलर इंटरवल पर। दूसरा, उसमें SCs STs और OBCs के लिए रिजर्व सीट रखी जाएगी। टोटल सीट्स की 1/3 सीट्स औरतों के लिए रिजर्व रहेंगी। और स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा जो कि ये लोकल लेवल की गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराने का काम करेगा। क्या आप एग्री हैं? रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग काफ़ी बेनिफिशियल है शहर में रहने वाले लोगों के लिए, अगर हाँ तो क्यों? हाँ, जो रूफटॉप एग्रीकल्चर है वो बहुत बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से शहर में रहने वाले लोगों का वाटर बिल कम हो जाएगा, उन्हें बाहर से पानी मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम पड़ेगी, पानी की क्वालिटी और क्वांटिटी ग्राउंड वाटर की दोनों इम्प्रूव हो जाएगी, और वाटर कंजर्वेशन को भी प्रमोट किया जा सकता है। सैम्पल पेपर नंबर 5 देखिए बच्चों, कितने कम टाइम में हमने 5 सैम्पल पेपर तैयार कर लिए। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। 3 मेजर फीचर्स फेडरलिज्म के। पहला, यहाँ पर अलग अलग लेवल पर सरकारें होती हैं और हर सरकार का अपना खुद का एक जुरिस्डिक्शन होता है, यानी एक पर्टिकुलर एरिया टेरिटरी है जिसमें वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकती हैं। दूसरा, हर लेवल की सरकार के लिए जुरिस्डिक्शन अलग अलग होगा, सेंटर के लिए होगा सुप्रीम कोर्ट और स्टेट के लिए होगा हाई कोर्ट। इस तरीके से जो कोर्ट्स होंगे वो अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट के बीच के डिस्प्यूट्स भी रिजॉल्व करेंगे। अगला, डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ जिला परिषद। जिला परिषद के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट इसका चेयरपर्सन, दूसरा पार्ट पंचायत समिति जो मिलकर इसे बनाती हैं, तीसरा पार्ट ऑफिशियल्स यानी MPs, MLAs और बाकी दूसरे ऑफिसर। ये 3 चीज़ें मिलकर जिला परिषद को बनाने का काम करती हैं। अगला क्वेश्चन, जो अमीर किसान थे उत्तर प्रदेश और गुजरात के, शुरुआती तौर पर उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करा, लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया। ऐसा क्यों? तो गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट्स ये बड़े किसान थे जो कॉमर्शियल क्रॉप उगाया करते थे, पहला पॉइंट। दूसरा, जब इकोनॉमिक डिप्रेशन आया 1930s में तो इन लोगों की फसलों के प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गए। तीसरा पॉइंट,
अब ये लोग चाहते थे कि जितने भी रेवेन्यूज इनके ऊपर लागू किए गए उन सबको ख़त्म कर दिया जाए, इसीलिए इन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा। लेकिन जब 1931 में गांधी इरविन पैक्ट के बाद सिविल डिसोबीडियंस को बंद कर दिया गया, तब दोबारा से 1932 में जब शुरू किया गया तो इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। बार्टर सिस्टम में किसी भी कम्युनिटी को ट्रेड करने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। इसके 3 कारण। पहला, डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम होती है। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक गुड को दूसरी गुड के साथ में एक्सचेंज किया जाता है। मान के चलो मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, तुम लोग बदले में मुझे चॉकलेट दोगे, ठीक है, तो हम गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज कर पाएंगे। मान के चलो मुझे चाहिए चॉकलेट, तुम्हारे पास है वीट, तुम कहोगे सर वीट ले लीजिए और पढ़ा दीजिए, मैं कहूँगा नहीं मुझे वीट नहीं चाहिए, मुझे चॉकलेट ही चाहिए, तभी मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, तब तुमसे चॉकलेट लूँगा। तो ऐसे में ये डबल कोइंसिडेंस कहलाता है। मैं जो बेच रहा हूँ वो तुम खरीदो, जो तुम बेच रहे हो वो मैं खरीदूँ, तभी हम गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज कर सकते हैं, वरना एक्सचेंज नहीं कर सकते। दूसरा, क्या वैल्यू होगी, मैं तुम्हें कितना पढ़ाऊँ उसके बदले में तुम मुझे कितनी चॉकलेट दोगे, कैसे डिसाइड होगा। तीसरा, कई चीज़ों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलो तुम्हारे पास 6 चॉकलेट है और तुमने कहा सर 6 चॉकलेट का पढ़ा दो, मैंने कहा भाई 6 चॉकलेट का तो लगभग 0.75 हुई ट्यूशन। तो अब 0.75 कोई चीज़ कैसे दी जा सकती है। चलो ट्यूशन तो मैं आधे टाइम पढ़ा दूंगा, आधे टाइम समझा दूंगा, लेकिन सपोज करो आपको गाय खरीदनी है, अब गाय आधी कैसे लोगे, पॉसिबल नहीं है ना गाय आधी ले पाना। तो इसीलिए कई चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें डिवाइड करके बदला नहीं जा सकता। अगला, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस फेस करने पड़ते हैं कि वो अनपॉपुलर होती हैं, कई इंडिफरेंसेस होते हैं, इसके ऊपर कमेंट करना है। कमेंट का मतलब सिर्फ नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव भी होता है। तो हाँ, पहली चीज़ ये है कि लोग इन पॉलिटिकल पार्टीज़ पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ में लोगों का मानना है कि करप्ट होती हैं, ये अमीरों को फेवर करती हैं, या लोगों के मुद्दों को एक्चुअल लेवल पर रिजॉल्व नहीं करती, तो लोगों का ट्रस्ट नहीं होता। लेकिन फिर भी लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक्टिविटी में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते हैं। जब भी कोई रैली होती है लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में जाते हैं, कोई लीडर आता है उसको सुनते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है, तो पार्टिसिपेट भी बहुत ज़्यादा होता है। और तीसरा, अगर हम पिछले कुछ डिकेड्स में देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स की संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। आप लोग जल्दी से कमेंट में बताओ दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है मेंबर्स के बेसिस पर। लास्ट क्वेश्चन है हमारे 5 सैम्पल पेपर का, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये एक बहुत ही रिसोर्सफुल रीजन में आती है, जिसमें छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हेमाटाइट, जो कि एक आयरन ओर है, वो पाया जाता है, जिस आयरन ओर को इंडिया एक्सपोर्ट करता है जापान और साउथ कोरिया में। इसीलिए ये बेल्ट इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हो गए बच्चों हमारे 5 सैम्पल पेपर, जिसके 3-3 नंबर के हमने क्वेश्चंस करे हैं, और हमने टोटल 25 क्वेश्चंस तैयार करे हैं। 25 ऐसे ही क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में तैयार कराऊंगा, और उसके बाद 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करेंगे। होप आपको वीडियो अच्छी लगी, होप आप इस सीरीज़ का बेनिफिट ले पा रहे हैं, और मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप अपने दोस्तों से भी इसे शेयर ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।